क्लास नाइन्थ। अब आप क्लास नाइन्थ में आ गए। क्लास नाइन्थ में आकर स्टूडेंट्स को एक हैबिट तो डेवलप करनी ही होती है। जानना चाहते हो कि वो क्या है? वो है क्यूरियोसिटी, यानी कुछ जानने की इच्छा। सब कुछ जो हमारे आसपास दिखता है उसे क्वेश्चन कर दो। इससे होगा क्या? इससे अब आप साइंस को एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एग्जाम के साथ साथ रियलिटी को भी समझोगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर हमें फर्स्ट में क्यों पढ़ाया जाता है? तो जब वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है सब कुछ मैटर का बना हुआ होता है। इवन प्लैनेट से लेकर के छोटी वाटर की ड्रॉप तक सब कुछ ही मैटर का है। पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ होता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया और पहले नंबर पर पढ़ाया जाता है। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर का मतलब होता है जो चीज कोई न कोई जगह घेरती हो या जिसका मास हो। अब क्वेश्चन फिर से बनता है कि मास क्या होता है। तो अब भी थोड़ी देर के लिए आप मास को वेट कंसीडर करो। मास यानी कि वेट। वेट तो आपको पता ही होगा। जैसे ये मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ना कोई जगह घेरता है यानी स्पेस घेरता है और इसका मास भी है यानी कि ये मैटर है। हमारे जो एंशियंट फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को 5 भागों में डिवाइड किया था: पृथ्वी, वायु, आग, जल और आकाश। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने मैटर को 2 भागों में बांटा, एक तो फिजिकल नेचर पर और दूसरा केमिकल नेचर पर। तो हमें इस चैप्टर में फिजिकल नेचर पढ़ना है। फिजिकल नेचर का मतलब क्या होता है? फिजिकल नेचर का मतलब कि वो दिखता कैसा है, वो होता कैसा है, वो किससे बना हुआ होता है। तो मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। छोटे यानी बहुत ही छोटे। अगर आप में क्यूरियोसिटी होगी तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये पार्टिकल क्या होता है। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी धूल लीजिए। उसके बाद उसका सिर्फ एक दाना लो। बच्चे क्या समझते हैं कि ये एक दाना है वो पार्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इस एक दाने के भी 1 करोड़ से ज्यादा हिस्से किए जाएं तब ये एक पार्टिकल कहलाएगा। तो सोचो पार्टिकल कितना छोटा होगा। इसलिए हम कभी इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं और ना ही ये माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इसके लिए अलग से बड़े बड़े माइक्रोस्कोप बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर्स की, कि पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी होती है, क्या गुण होते हैं। तो इसमें पहला है कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया है। लेकिन जो दूसरा होता है कि उनमें स्पेस होता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ होते हैं तो उनमें स्पेस होता है। स्पेस का मतलब उनके बीच में गैप होता है। अब आप कहोगे ये कैसे? तो एक काम कीजिए, एक ग्लास में पानी लेते हैं। अब पानी का लेवल नोट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करते हैं। और अब देखते हैं कि पानी का लेवल कितना बढ़ा। ओह ये क्या, पानी का लेवल तो नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप था और उसी गैप को शक्कर ने फिल कर लिया, इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो इससे क्या पता चला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। थर्ड जो पॉइंट है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास भी कोई एनर्जी होती है तो हम चलने लग जाते हैं, हम काम करने लग जाते हैं। वैसे ही पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना। तो चलो इसको दिखाने के लिए भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने ग्लास में थोड़ा पानी लिया। अब इसमें ये येलो पाउडर ऐड करूंगा। आपने देखा होगा कि पार्टिकल्स पूरे में फैल गए। ये कैसे हुआ?
ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें मूवमेंट करने का कैरेक्टर होता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और पार्टिकल का एकदम से स्प्रेड हो जाना, फैल जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। जब दो अलग टाइप के मैटर को मिलाया जाता है और ये मिल जाते हैं तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे मैंने पाउडर और पानी को मिलाया। और लास्ट और फाइनल पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो उनको बांधे रखता है। जो पार्टिकल्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे उनमें फोर्स ज़्यादा होगा, जो कम अट्रैक्ट कर रहे होंगे उनमें फोर्स कम होगा। जैसे मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एक आयरन और एक चॉक। चॉक को मैं इजीली तोड़ सकता हूँ, यानी उसमें फोर्स कम है, और आयरन को मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं और फोर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर पानी की बात की जाए तो देखो, इसमें मैं अपना हाथ इजीली डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और फोर्स भी थोड़ा कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है कि जो मैटर होता है वो किस किस रूप में पाया जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन स्टेट्स होती है वो तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने 22 स्टेट्स फाइंड आउट कर ली है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। हमारे जो काम की है इसमें से 5 ही हैं, और उसमें भी जो मोस्ट कॉमन है वो 3 है। तो पहली सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा, उसका पासवर्ड है केवल जैन, सारा स्मॉल लेटर में है। तो चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं। सॉलिड स्टेट उसे बोलते हैं जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हो, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा हो और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत कम हो। लिक्विड स्टेट का मतलब जिसके पार्टिकल्स सॉलिड से दूर दूर हो और फोर्सेस भी सॉलिड से कम हो। और गैस में तो पार्टिकल्स भी दूर दूर होते हैं और उनमें फोर्सेस तो बहुत ही कम होते हैं। जो फोर्थ स्टेट होती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारी अर्थ पर नहीं पाई जाती, ये वहीं पाई जाती है जहाँ पर इमेंस अमाउंट ऑफ हीट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ही हीट हो। तो हीट कहाँ पर ज़्यादा होती है? स्टार्स में। जैसे हमारा सन एक स्टार है तो उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है। और जो हमारी फिफ्थ स्टेट है वो है बोस आइंस्टीन स्टेट। बोस हमारे इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टीन को तो आप जानते ही हो। तो ये स्टेट कहाँ पर पाई जाती है? ये तब पाई जाती है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो, बहुत ही ज़्यादा कम। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैटर की स्टेट को क्या चेंज किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है? तो पहला है टेम्परेचर। अब आपके दिमाग में फिर से आ सकता है कि टेम्परेचर क्या होता है। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, ये मापने के लिए टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। कुछ बच्चे समझते हैं टेम्परेचर का मतलब हीट होता है। नहीं, हीट नहीं होता है। हीट तो एक एनर्जी है, और इस एनर्जी को जो मापने का काम करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी होती है, और टेम्परेचर कम होता है तो ठंड हो जाती है। अब टेम्परेचर की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में समझ लो। टेम्परेचर के लिए साइंटिस्टों ने 3 तरीके बताए। एक है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। जैसे कि आपको कभी बुखार आता है तो डॉक्टर या फिर आपकी मम्मी आपका बुखार थर्मोमीटर से चेक करती है। वो क्या देखती है? वो टेम्परेचर देखती है कि जैसे आपको 103 डिग्री बुखार आया है तो वो क्या है? वो टेम्परेचर है जो कि फ़ारेनहाइट में मापा गया है। सेल्सियस का यूज़ वेदर के टेम्परेचर को बताने में यूज़ किया जाता है, और जो केल्विन है उसका यूज़ साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो ये बात हो गई टेम्परेचर की। अब हम रियल मुद्दे पर आते हैं कि कैसे टेम्परेचर से मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। तो जैसे ही हम मैटर के पार्टिकल को टेम्परेचर देते हैं, इससे पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और फास्ट फास्ट मूव करने लगते हैं। और अगर मूव करने लग गए तो उनके बीच में जो फोर्स था वो टूट जाता है। इसमें सेकंड आता है प्रेशर।
कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पर। आपने अपने घरों में देखा होगा एलपीजी सिलेंडर जिसमें गैस होती है। अगर आप सिलेंडर को हिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें गैस नहीं, कोई लिक्विड है। लेकिन आप जैसे ही गैस स्टोव चालू करते हो तो आपको गैस बाहर निकली हुई मिलती है। तो ये कैसे हुआ? तो ये प्रेशर की वजह से हुआ है। बहुत सारी गैस को उस सिलेंडर में कंप्रेस किया गया है और कंप्रेस करते ही वो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। आई थिंक ये भी कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एकदम इजी है। मेल्टिंग का और बॉइलिंग का आपको बेसिक मतलब तो पता ही होगा। मेल्ट यानी पिघलना और बॉइल यानी उबलना। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में बदल जाता है। वेपर यानी भाप, गैस। तो ये दोनों भी आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं जो है लेटेंट हीट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट, हिडन हीट। इसका मतलब होता है ऐसी हीट जो किसी चीज की स्टेट को चेंज कर दे बिना किसी टेम्परेचर को चेंज किए, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे ये मेरे पास आइस है और इसको मैं हीट करता हूं। इसको हीट करने के बाद ये मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। तो लेटेंट हीट ये कहती है मैं वो हिडन हीट हूं जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देती है, लेकिन टेम्परेचर सेम ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग। और मेल्ट क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। तो डेफिनेशन में हम सॉलिड से लिक्विड कर देते हैं और हमें लेटेंट हीट को मापने के लिए कुछ न कुछ क्वांटिटी लेनी होगी, इसलिए हम इसे 1 kg कर देते हैं। तो इससे डेफिनेशन क्या बन जाती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम लिक्विड टू वेपर कर दे तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। तो बस इतना सा चेंज करना है। आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है इंटर कन्वर्जन। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज करने को क्या कहते हैं, गैस से सॉलिड में चेंज करने को क्या कहते हैं। तो ये सब इंटर कन्वर्जन में आता है। तो ये आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें किसको क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है। इनकी डेफिनेशन सारी नोट्स में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला है सॉलिड टू लिक्विड, इसको बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल तो सब जानते हैं जो कि है आइस, आइस से वाटर। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, लिक्विड टू सॉलिड, जिसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। और इसका एग्जाम्पल भी आपको पता है, कौन सा? वाटर से आइस। फ्रिज में रख दो तो वाटर से आइस बन जाएगा, इसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। आपने देखा होगा जैसे ही पानी को आप उबालते हो तो वो वेपर बन जाता है और उड़ जाता है। लेकिन इसका उल्टा गैस टू लिक्विड, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो आप क्या करो कि एक कंटेनर में पानी को उबालो और उसको ढक दो। इससे क्या होगा? जो पानी भाप बन गया था बॉईल करने पर वो वापस उस ढक्कन पर चिपक जाएगा और पानी बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया गैस टू लिक्विड। अब लास्ट वन है सॉलिड टू गैस। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? अगर आप इंडिया के हो तो आप जानते ही होंगे कि अगरबत्ती क्या होती है। तो अगरबत्ती इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगरबत्ती सॉलिड होती है और जैसे ही हम इसे जलाते हैं तो ये गैस बन जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आता है गैस टू सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस पर बहुत सारा प्रेशर लगाया जाए तब ये ड्राई आइस में बदल जाता है और इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, वो है एवापोरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। अब ये क्या होता है? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने समर में एक चीज देखी होगी
जो तालाब, नदियाँ, समुद्र होते हैं वहां से पानी उड़ने लगता है। तालाब तो बिल्कुल खाली ही हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा एवापोरेशन के कारण होता है। जैसे ही सनलाइट उस तालाब पर गिरती है तो पानी धीरे 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 उड़ने लगता है वाटर वेपर के रूप में, और तालाब खाली हो जाता है। तो ऐसा फिनोमिना या प्रोसेस जिसमें लिक्विड है वो वेपर बन जाता है किसी भी टेम्परेचर पर। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाए, ये किसी भी टेम्परेचर पर उड़ जाता है, यानी वेपर बन जाता है। लेकिन बच्चे इसको बॉइलिंग समझ लेते हैं। तो बॉइलिंग और एवेपोरेशन में फ़र्क होता है। बॉइलिंग जो होता है वो पानी को वेपर बना देता है, लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर पर। लेकिन एवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी टेम्परेचर में बना देता है। अब ये देखते हैं कि एवेपोरेशन कब कैसा होता है, यानी कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला है सरफेस एरिया। आपने देखा होगा कि हमारे कपड़े जो होते हैं वो धूप में सूख जाते हैं। तो आप बताओ कि ये जब सिकुड़े हुए होते हैं तब सूखते हैं या फिर फैलाए हुए होते हैं तब सूख जाते हैं? यस, फैलाए हुए होते हैं तब। तो इससे क्या समझ में आया कि जब सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है तब ये जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा है टेम्परेचर। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एवापोरेशन भी बढ़ता है। जैसे गर्मियों में आप अपनी छत पर मटका भर के पानी रख दो तो वो दूसरे दिन सूख जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है समर में। अब जो थर्ड फैक्टर आता है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी। जब भी नमी ज़्यादा हो तब एवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि पहले से ही अपने एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है, तो उससे एवेपोरेशन कम हो जाता है। और जो लास्ट है वो है विंड स्पीड। आपने जो अपने कपड़े सुखाए थे वो हवा कम हो तब ज़्यादा सूखेंगे या हवा ज़्यादा हो तब? एग्जैक्टली, हवा ज़्यादा हो तब। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं कपड़ों में वो तेज़ी से हवा के साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये चैप्टर फिनिश होता है कम से कम टाइम में। इस वीडियो में कुछ बाकी रह गया हो तो मैंने नीचे नोट्स दिए हुए हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है शेयर करने की। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।